नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम गोखले चैप्टर को देख रहे थे। मैंने इसके पूर्व की क्लास में आपको बताया था कि गोखले उदारवादियों के नेता थे। उदारवादियों के जो प्रमुख नेता थे इसमें गोखले सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। आपके राजनीतिक चिंतन और कार्य भी हमने इसके पूर्व की क्लास में देखे थे। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, गोखले केवल एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ ही नहीं वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिया उससे पता चलता है कि वह अर्थशास्त्र के संबंध में भी बहुत अधिक ज्ञान रखते थे और मतलब इतना अधिक इकोनॉमिक का उनको नॉलेज था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। अब हम उनके आर्थिक विचारों को निम्नांकित शीर्षकों में देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों, भारत के बाहरी सैनिक व्यय में कमी का आग्रह है। देखिए बच्चों, गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत अधिक चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण बताया कि क्या कारण है कि भारत का सबसे पहली बात तो सैनिक व्यय बहुत अधिक है और चूँकि यूरोपीय अधिकारी यूरोप से आते तो उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी जो है दी जाती है। तो उसके कारण क्या है कि जो पैसा जनता के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए वो केवल उनके सैलरी पे और सैनिक व्यय में ही खर्च हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो क्या है कि एक रिजर्व सेना की स्थापना की जाए और सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। दूसरा, भाई यूरोपीय अधिकारों को आप ऊँची ऊँची सैलरी देते हो, इससे बढ़िया है कि इंडियंस की ही उसमें नियुक्ति कर दी जाए। तो उससे क्या होगा कि उनको वेतन भी कम देना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में ही रहते हैं। तो इससे सैनिक व्यय में कमी आएगी। इसलिए उन्होंने सेनाओं के भारतीयकरण की बात कही। दूसरा है रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध आपके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि रेलों के कारण यद्यपि संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न भी पहुंचे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भाई अंग्रेजों ने कोई रेलों की स्थापना हमारी सुविधा के लिए तो की नहीं थी। उन्होंने तो किस लिए की थी? ताकि उनको कच्चा माल मिल सके और तैयार माल जो है पहुँचाया जा सके। तो गोखले ने कहा कि रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता है और विदेशों से जो माल आयात किया जाता है उन अनावश्यक सामान को रेलों के जरिए गांवों और कस्बों तक पहुंचा के ऊंचे ऊंचे माल में ऊंचे ऊंचे मूल्यों में भेजा जाता है। अब इसके कारण देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो माल पहुँच रहा है तो जो गाँव के उद्योग धंधे थे वो सब नष्ट हो गए। तैयार माल सस्ता मिल रहा है तो लोग उसे खरीद रहे हैं। तो इससे स्वदेशी उद्योगों का नाश हो रहा है और खेती खत्म हो गई। दस्तकार छोटे उद्योग है वे ख़त्म हो गए, वो कृषि की ओर जा रहे हैं, लेकिन कृषि में भी इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो गोखले ने कहा कि रेलें क्या कर रही है, कोई भारत का भला नहीं कर रही है वरन वो तो भारत का आर्थिक शोषण कर रही है। इससे एक तो उनका माल खप रहा है और दूसरी ओर हमारे उद्योग धंधे सब जो है हमारे कुटीर उद्योग धंधे दस्तकारी थी वो बिल्कुल समाप्त हो रही है। तो इसलिए उन्होंने रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध किया। थर्ड जो मुक्त व्यापार की नीति के प्रति भी उन्होंने आशंका जताई। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध करते हुए कहा कि भारत पे लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। वाष्प चलित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। गोखले ने कहा कि भाई जब भारत का उद्योग तो अभी क्या है कि बिल्कुल शिशु अवस्था में है, तो जैसे नवजात बच्चे को क्या होती है स्पेशल केयर करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो उद्योग है वो नवजात है तो उनको तो आप संरक्षण दो। आपने अगर मुक्त व्यापार कर दिया तो हमारा बच्चा और आपके जो है जमा जमाए व्यापार उससे हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि संरक्षण की नीति की अपनाई जानी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षण देने चाहिए जिससे कि वे बहुत अधिक विकास कर सके और यूरोपियन के साथ प्रतियोगिता कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केंद्रीकरण भी ना हो। वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो। अब देखिए बच्चों, उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा। उन्होंने एक तो कृषि के सुधार पे बहुत अधिक बल दिया।
गोखले जानते थे कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान राष्ट्र है, जहाँ कृषि सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात तो ये कि कृषि बारिश पे निर्भर है और कृषकों को बहुत अधिक ऋण लेना पड़ता है, और वो ऋण लेते हैं तो क्या करते हैं, या तो कृषि भूमि को रखते हैं या अन्य संसाधनों को गिरवी रखते हैं, और फिर क्या होता है, ऋण 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 के बोझ में ही वो दब के चले जाते हैं। तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को उन्होंने गलत बताया और उसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तो कहा कि भाई, ये ऐसे बिल नहीं लाए जाए, सहकारी साख समितियां स्थापित की जाए जिसमें ग्रामीणों को और कृषकों को सुविधा मिले। गोखले जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु बीज, खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के लिए सभी तरीकों से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चों, उन्होंने जनता पे करों के भार को कम करने पे बल दिया और औद्योगिक विकास पे उनके द्वारा बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई, भारतीय जनता पे ब्रिटिश शासन के चूँकि बहुत ज़्यादा सैनिक व्यय है, तो इसलिए मनमाने कर बढ़ रहे हैं, जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए कर व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। अकाल के समय में भू राजस्व की माफ़ी होनी चाहिए, सूती वस्त्र पे उत्पादन शुल्क समाप्त होना चाहिए, नमक कर में कमी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, जब प्रशासनिक व्यय कम होगा तो करों को सीमित रखा जाए और उसको लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाए। फिर उन्होंने औद्योगिक विकास पे बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में जो भारतीय की जो अवहेलना हो रही है, उससे भारतीय औद्योगिक विकास को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो उन्होंने देश के उद्योगपतियों से भी अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयत्न किए जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए तथा भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाए। उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधारों की बात भी आपके द्वारा की गई। लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पे था, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्र सरकार हड़प लेती थी। तो गोखले ने कहा, ये गलत है, आप वित्तीय क्षेत्र में विकेंद्रीकरण करो, है ना, ताकि प्रांतों के पास भी बहुत अधिक साधन रहे, ताकि वे जनता के कल्याण में खर्च कर सके। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों का गोखले ने विरोध किया। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जो स्वर्णमान कोष स्थापित किया गया था, उसका भी गोखले ने विरोध किया। इसके अतिरिक्त गोखले कहते थे कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सामंजस्य होगा तो उससे आय का न्यायोचित वितरण होगा। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने से होने वाली हानियों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी देशों की अर्थनीति को यूँ की त्यों भारत में लागू कर रहे हैं उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा, भारत की परिस्थितियां अलग है, इसलिए भारत के लिए नीति भी भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय, आ जाए बेटा।